आज हम आप लोगों को कारक के बारे में बताएंगे, जो कि हिंदी ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ऐसे अगर जो आप कहीं भी कारक पढ़ते हैं, या हिंदी ग्रामर हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, सब अलग तरीका से बताया जाता है, जबकि मेरा भी तरीका एक अलग होता है, क्योंकि पढ़ाई एक होती है। अच्छे टीचर का पहचान इस चीज से नहीं होता है कि वह क्या पढ़ा रहा है, वह कैसे पढ़ा रहा है, इससे पहचान होती है। सबसे पहले आज हम जानेंगे कारक के बारे में। कारक कारक का भेद, किसमें किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, कब कौन सा कारक का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते जाइए, इसमें हम सारा आपको बताएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कारक। कारक को हम इंग्लिश में केस कहते हैं। तो कह रहा है कि सर आप हिंदी ग्रामर पढ़ा रहे हैं, आप इंग्लिश लिख देते हैं। कुछ वैसे चीजें हैं जिसको लिखना जरूरी हो जाती है, जैसे कारक को इंग्लिश में कहते हैं केस। उसके बाद जानेंगे कि कारक किसको कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे ही हम कारक कहते हैं। हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बतलाएगा, उसी को ही हम कारक कहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने चाकू से सेब काटा। अब यहाँ से हम सेब को हटा देते हैं, मैंने चाकू सेब काटा। बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, यानी इसमें संज्ञा हो या सर्वनाम हो और काटना यहाँ पे क्रिया है, इस दोनों का जो संबंध बतलाता है उसी को हम कहते हैं कारक। उसके बाद जानेंगे कि कारक के भेद। तो लिखा गया है कि कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी ग्रामर में कारक के 8 भेद होते हैं, हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद होते हैं, जब इंग्लिश ग्रामर में 8 भेद नहीं होता है। यानी हिंदी ग्रामर में कारक के 8 भेद होते हैं। उसके बाद सबसे पहले कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। अब बारी बारी से जानेंगे आठों कारक में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं और किसको क्या कहते हैं। सबसे पहले है कर्ता कारक। इसमें हम डिफिनेशन नहीं लिखे हैं, हम इसमें उस छोटी छोटी चीजों को, उस छोटे छोटे अच्छी चीजों को हम निकाल करके लिखे हैं, जिससे आपको कॉपी कलम की आवश्यकता नहीं पड़े, डायरेक्ट आप समझ जाए। लिखा गया कि क्रिया को करने वाला, यानी कोई भी काम होगा और उसको जो करने वाला रहेगा उसको कर्ता कारक और कर्म कारक हम एक ही एग्जांपल से समझा देंगे। यानी क्रिया को करने वाला हो गया कर्ता कारक, और जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है उसको हो जाएगा कर्म कारक। हम कारक की पहचान हम सबसे पहले उसकी विभक्ति से करते हैं। जो इस तरीका का विभक्ति लिखा गया है, हम सबसे पहले कारक की पहचान हम उसी विभक्ति से करते हैं। लेकिन जब कारक की पहचान विभक्ति से नहीं होती है, कभी कभी विभक्ति का लोप होता है, यानी गुप्त रहता है, तब हम इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। यानी जो काम को करने वाला रहेगा, ऐसे जिसमें ने आ जाए वो हो जाएगा कर्ता कारक, जिसमें को आ जाए हो जाएगा कर्म कारक। लेकिन सभी वैसा सेंटेंस नहीं रहेगा जिसमें आपको विभक्ति दिखेगा ही, कुछ वैसा सेंटेंस आएगा जिसमें विभक्ति नहीं रहेगा। यहाँ पे लिखा गया है कि श्याम ने पुस्तक पढ़ा। अब बताइए कि पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? श्याम। और इसका संबंध बतला रहा है कि किसने पुस्तक पढ़ रहा है, तो श्याम ने पुस्तक पढ़ रहा है, यानी यहाँ पे हो जाएगा कर्ता कारक। उसके बाद लिखा गया कि श्याम आम को खाया। आम को खाने वाला श्याम है, तो यहाँ पे श्याम काम कर रहा है, बल्कि जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, यानी जब जब श्याम आम को खाएगा तब तब आम पर प्रभाव पड़ेगा। यानी यहाँ पे अगर जो को नहीं भी रहता तो हम आसानी से इसको कह देते हैं कि कर्म कारक है। यानी जो काम को करने वाला रहेगा उसको हम कहेंगे कर्ता कारक, और जिसके ऊपर काम किया जाएगा, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसको हम कहेंगे कर्म कारक। हम आपको वॉइस में भी बताए थे, डोअर और रिसीवर। आगे तीसरा है करण कारक। करण कारक की विभक्ति होती है से, द्वारा और के द्वारा। अगर जो विभक्ति नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। कि करण कारक में साधन की बोध कराएगा। मैंने चाकू से सेब काटा,
किससे सेब काटा? चाकू से। चाकू एक प्रकार का साधन है, अगर जो चाकू नहीं रहता तो हम सेब को नहीं काट पाते। यानी जिससे साधन का बोध कराएगा। मैं गाड़ी से स्कूल जाता हूँ, गाड़ी नहीं रहेगा तो स्कूल नहीं जाएंगे। मैं बस के द्वारा पटना गया, ये जब बस नहीं रहता तो हम पटना नहीं जाते। यानी जो जो साधन का बोध कराएगा उसको हम कहा देंगे करण कारक। आशा करते हैं कि आप कर्ता, कर्म और करण कारक तक समझ गए हैं। चौथा है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया किया जाए। यानी इसको हम कह सकते हैं कि अगर जो जिस भी सेंटेंस में भलाई होगा उसको हम कह सकते हैं संप्रदान कारक। यानी भिखारी को खाना दो, जब हम भिखारी को खाना देते हैं तो हम भलाई ही करते हैं। यानी कह सकते हैं कि जिसमें भलाई किया जाएगा उसको हम कह सकते हैं संप्रदान कारक। अगला है कि रोगी के लिए दवा लाओ, रोगी के लिए जब हम दवा लाते हैं तो उसको हम भलाई करते हैं। यानी अगर जो विभक्ति दिया हुआ रहेगा रोगी के लिए, विभक्ति आ गया हम कह देंगे संप्रदान। भिखारी को खाना दो, वो आ गया हम कह देंगे संप्रदान। लेकिन अगर जो विभक्ति की लोप रहेगा, ये के लिए और को नहीं दिया हुआ रहेगा, तब हम पकड़ेंगे कॉन्सेप्ट से। यानी जिस भी सेंटेंस में अगर जो भलाई होगा हम उसको कह देंगे संप्रदान कारक। अगला है अपादान कारक, क्रिया जिससे अलग होना बताए। यानी वैसी क्रिया जिससे अलगाव का बोध हो। यानी हम कह सकते हैं कि जिससे किस चीज का बोध हो तब अलगाव का बोध हो, उसको हम कह सकते हैं अपादान कारक। इसकी विभक्ति से होती है। यहाँ पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इसका भी विभक्ति से होता है और इसका भी विभक्ति से होता है, हम कैसे पकड़ेंगे कि कौन है करण कारक, कौन है अपादान कारक? यहाँ पे लिखा गया मैंने चाकू से सेब काटा और पेड़ से पत्ते गिरे, दोनों जगह से आ रहा है, फिर भी वह अलग अलग कारक की। तो अगर जो से साधन के लिए आएगा हम उसको प्रयोग कर देंगे करण कारक में। लेकिन अगर जो से अलगाव के लिए आएगा उसको हम कह सकते हैं अपादान कारक। फिर से अगर ऐसा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। अगला है अधिकरण कारक, यानी क्रिया के होने का स्थान। यानी जिस जगह पे क्रिया होगा उसी को हम कह सकते हैं अधिकरण कारक। इसमें एक आ रहा है में, एक आ रहा है पर। यानी में या पर अगर जो लोप रहा और जिस स्थान पर काम होगा उसको हम कह सकते हैं अधिकरण कारक। मेज पर पुस्तक है, यानी पुस्तक कहाँ है तब मेज पर है। ऐसे भी विभक्ति आ रहा है हम कह देंगे इसको अधिकरण कारक। अगला है संबंध कारक, यानी जिसमें संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए। जैसे यहाँ पे कहेंगे मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक। यहाँ पे लिखेंगे राम का वाहन, यानी राम का वाहन। अब मेरी, यहाँ पे री आ रहा है और का के की और रा रे री, ये जितना भी विभक्ति है सब आएगा संबंध कारक में। अगला लास्ट में संबोधन कारक। और संबोधन कारक बहुत आसान है, इसमें हम किसी को हम संबोधन करते हैं। ये जैसे हे भगवान, हे अरे अजी अहो। यानी एक चीज हम और कर सकते हैं कि इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगा हुआ रहेगा। इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक। जिसमें विस्मयादि बोधक लगा हुआ रहेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चिन्ह लगा हुआ रहेगा, हम कह देंगे उसको संबोधन कारक। या जिससे किसी को संबोधन किया जाए, संबोधित करने का कार्य किया जाए, हे अरे अजी अहो, हम उसको कह देंगे संबोधन कारक। आशा करते हैं कि आप कारक अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। जी जैसे आप मन लगा करके पढ़ते जाइए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका दुश्मन बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे वैसे वैसे दुश्मन बढ़ते रहेगा। अच्छा, अगर जो आपको कोई परेशान कर रहा है पढ़ने में या किसी भी चीज में तो आप उसको माफ नहीं करिए, क्योंकि माफ करना भगवान का काम है और हम लोग भगवान नहीं है। यानी जो माफ कर देता है वह अच्छा व्यक्ति नहीं है। यानी जो अगर जो तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब कर रहा है अब उसे माफ नहीं कीजिए, अब उसको एक न एक समय कुछ समय लीजिए, लेकिन उसका परिणाम उसे खुद मिलेगा। तो इसलिए आप ईमानदारी से मेहनत करते जाइए। अब जब जब ऊपर जाते आएंगे उतना उतना ही दुश्मन बढ़ते जाएगा, इससे आपको घबराना नहीं है। यानी इसमें जितना भी हम कारक में हम आपको बताए हैं, हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।